नाउ सिंपली व्हाट इज सेल साइकिल? अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं तो वो सिंपली होता क्या है? इट इज नथिंग, ये एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड साइकिल होता है जो सेल में अगर होता है, जिससे एक सेल जो है वो डिवाइड करती है, इवेंचुअली वो किसमें कन्वर्ट होती है इनटू टू डॉटर सेल्स, into two or more daughter cells. It is genetically controlled sequence of event by which जिसमें सेल जो बेसिकली डुप्लीकेट करती है, अपना जीनो सिंथेसाइज करती है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स. तो इसमें बेसिकली जो एक मदर सेल होती है वो क्या करती है, वो अपनी ऑर्गेनल जैसे न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनल्स है या एंड ईआर है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, बाकी सारे ऑर्गेनल्स है, उनको डुप्लीकेट करती है एंड अलोंग विद दैट ये अपना जेनेटिक मटेरियल भी डुप्लीकेट करती है जो प्रेजेंट होता है विद इन द न्यूक्लियस, और इवेंचुअली ये डिवाइड होती है इनटू टू डॉटर सेल्स. तो उस प्रोसेस को हम सेल साइकिल कहते हैं. अ टिपिकल यूकैरियोटिक और सोमैटिक सेल हैज टू मेन फेजेस. जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें दो फेजेस में, सोमैटिक सेल बेसिकली वो वाली सेल होती है जो हमारे फीचर्स कंट्रोल, जो एक ऑर्गेनिज्म के फीचर्स कंट्रोल करती है, जैसे उसके फीचर्स जो इवेंचुअली जो है वो अफेक्ट होते हैं बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं. ये ऐसे फीचर्स होते हैं जो मोस्टली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ही जाते हैं. ये वो वाले फीचर्स होते हैं जो एक पर्सन मोस्टली एक्वायर करता है थ्रू आउट हिज लाइफ. जैसे किसी के स्किन कलर दैट इज ब्राइट, फिर वो कहीं और शिफ्ट हो गया जहाँ पे कंटिन्यूसली सनलाइट है, मोस्टली 18-19 आवर्स वहाँ पे धूप रहती है, और वहाँ फॉर एग्जांपल इन द ग्रीनलैंड साइड ऑफ रीजन या वैसे एरियाज में जाएगा, तो उन सारे रीजन्स के जो लोग हैं उनमें क्या होता है कि स्किन टैनिंग ज़्यादा होती है. अगर हम इंडिया की बात करें तो साउथ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उन एरियाज में आप देखोगे लोगों की स्किन जो है वो थोड़ी सी डार्कर होती है देन द पीपल जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या सेंट्रल इंडिया में भी रहते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी जो सेल्स है, स्किन सेल्स हैं, वो उनका कलर जो है वो चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट. जो वहाँ पे एनवायरनमेंट है उसकी वजह से उनका वो वेरी होता रहता है. जब विंटर्स आते हैं वो नॉर्मल हो जाता है, और जब समर्स आते हैं वो एक्स्ट्रा टैन होते हैं. तो उन जो है उन फीचर्स को कौन कंट्रोल करता है? उनको उन फीचर्स को कंट्रोल करती है हमारी बॉडी की सेल्स, जिनको हम सोमैटिक सेल्स मोस्टली कहते हैं. और जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जो सोमैटिक सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं. और उसमें जो है सेल साइकिल जो है वो डिवाइडेड है इनटू 3 फेजेस. तो typical eukaryotic somatic cell cell cycle has been divided into 3 phases. Number one, it is called long नॉन डिवाइडिंग फेज, जिसको हम इंटरफेज कहते हैं, एंड द सेकेंड फेज इज व्हाट वी कॉल्ड एम फेज. So basically ये जो two phases, interphase is then divided into 3 phase, G1 phase, S phase and G2 phase. So basically ये जो सेल साइकिल है एक सोमैटिक सेल का, एक यूकैरियोटिक सोमैटिक सेल का, वो दो फेजेस में डिवाइड. एक फेज जिसको हम इंटरफेज कहते हैं, दूसरा फेज जिसको हम माइटोटिक फेज कहते हैं. इंटरफेज क्या होता है? बेसिकली इस फेज में सेल डिवाइड नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है, खुद को प्रिपेयर करती है फॉर द सेल डिवीजन. एंड द सेकेंड फेज इज कॉल्ड माइटोटिक फेज. इस फेज में जो है सेल असल में अपने खुद को जो है डिवाइड करती है इनटू टू डॉटर सेल्स. नाउ इंटरफेज, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है, लेकिन ये नॉन डिवाइडिंग होता है. दैट मीन्स इसमें एक सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है. वो क्या करती है? वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स डबल करती है, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्गेनल्स डेवलप करती है, और इवेंचुअली खुद को क्या करती है? रेडी फॉर द सेल डिवीजन. लेकिन इस फेज में डिवाइड करती नहीं है, बस खुद को रेडी करती है फॉर द सेल डिवीजन. और ये डिवाइडेड है इनटू 3 फेजेस. एक तो गैप फर्स्ट फेज जिसको हम G1 फेज कहते हैं, देन सिंथेसिस फेज जिसको हम S फेज कहते हैं, एंड द सेकंड गैप फेज जिसको हम G2 फेज कहते हैं. सो बेसिकली दीज आर द 3 फेजेस ऑफ सेल साइकिल, G1 फेज, S फेज, G2 फेज. और उसके बाद जब इंटरफेज, ये सारा इंटरफेज खत्म होता है, तो उसके बाद एक डिवाइडिंग फेज आता है जिसको हम माइटोटिक फेज कहते हैं, और जिसमें इवेंचुअली सेल जो है डिवाइड होती है इनटू टू डॉटर सेल्स एट डिफरेंट स्टेप्स.
Now M phase. The final phase of cell cycle represents actual cell division. It constitutes of karyokinesis and cytokines. Karyokinesis मतलब इसमें जो सेल का न्यूक्लियस होता है सबसे पहले वो डिवाइड करता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म यानी जो एक्सटर्नल एरिया ऑफ द सेल होता है वो फिर इवेंचुअली डिवाइड करता है और एक सेल जो है वो डिवाइड होती है इनटू टू डॉटर सेल्स में. आफ्टर M phase सेल में enter फ्रेश सेल साइकिल और पासेस इनटू G नॉट फेज. सो अब M phase के बाद या तो इस जैसे इस मदर सेल है, इससे दो डॉटर सेल्स बनी, फिर से इस सेल साइकिल में सेल डिवीजन होगा, फिर ये डॉटर सेल जो और दो डॉटर सेल्स बनाएगी और ये डॉटर सेल जो और दो डॉटर सेल्स बनाएगी. यानी अगर जब इसके एक सेल में माइटोटिक फेज खत्म होता है तो एक माइटोटिक फेज खत्म होने के बाद एक सेल में जो है फिर से एक नया सेल साइकिल स्टार्ट होता है और वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द इंटरफेज. और कभी कभार क्या होता है कि कुछ सेल्स में जो है वो डायरेक्टली इंटरफेज में नहीं जाते, वो जाते हैं इनटू अ फेज दैट इज कॉल्ड जी नॉट फेज या क्यूसेंट फेज. बेसिकली इस सेल में क्या होता है कि अगर किसी सेल में सेल डिवीजन के दौरान जेनेटिक मटेरियल में कोई डिफेक्ट आया या कोई प्रॉब्लम आई या कुछ ऐसा हुआ कि सेल के ऑर्गेनल्स बराबर नहीं थे या इसमें साइटोप्लाज्म कंटेंट प्रॉपरली नहीं था, तो वो सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करती नहीं है, तो एक नॉन एक्टिव फेज में जाती है जिसको हम जी नॉट फेज या क्यूसेंट फेज कहते हैं. और इस पर्टिकुलर सेल में या तो सेल अगर जो डैमेज है वो रिपेयरेबल है तो सेल रिपेयर खुद को करती है, एंड इफ देयर इज डैमेज विच इज नॉट रिपेयरेबल तो सेल जो है इस क्यूसेंट फेज में थ्रू आउट इट्स लाइफ रहती है और फर्दर इसके बाद डिवाइड करती नहीं है. बट इफ द डैमेज इज रिपेयरेबल सेल जो वो डैमेज रिपेयर करती. फॉर एग्जाम्पल कभी कभार जेनेटिक मटेरियल के रिलेटेड इश्यू होता है या कभी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रॉपरली रिटेन नहीं हुआ होता तो वो उन छोटे छोटे इश्यूज को सॉल्व करके फिर सेल डिवाइड करती है. बट इफ समटाइम्स द डैमेज इज नॉट रिपेयरेबल देन द सेल स्टेज इन द स्टेज फॉर एवर. उसके बाद वो डिवाइड करती नहीं है. Now the importance of cell cycle. Now what is the importance of cell cycle? Simply cell जो है वो उसका साइज सेल साइज जो है वो नॉर्मल रहता है, सेल रिपेयर होती है, रिजेनरेशन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एंड देयर इज द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशंस. Now the mitosis. Mitosis जो है वो occur होता है during formation of body cell. Therefore, it is called somatic cell division. As the daughter cell resembles the mother cell genetically, it is called genetic division or the equational division. It has two steps. One is called karyokinesis, another is called cytokinesis. So basically, अगर मैं mitosis की बात करूँ, ये cell cycle जो है mostly हमारी body cells में होता है. जो हमारी body की somatic cells होती हैं, उनमें mostly ये division occur होता है. और इस cell में क्या होता है कि एक daughter cell जब एक मदर सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाती हैं तो वो एग्जैक्टली रिजेंबल करती है मदर को इन द जेनेटिक मेकअप. अगर दैट मीन्स अगर मदर सेल 2n है डिप्लॉयड है तो उससे जो डॉटर सेल्स बनेंगी आफ्टर द डिवीजन और थ्रू माइटोटिकली तो वो डॉटर सेल्स भी डिप्लॉयड होंगी, वो हैप्लॉयड होंगी नहीं. एंड इससे जो है क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल मदर का होता है वही डॉटर का रहता है. इसीलिए इसको जेनेटिक डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें दोनों डॉटर सेल्स में जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो सेम होता है एज दैट ऑफ द मदर सेल. नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स. वन इज कॉल्ड karyokinesis, another is called cytokinesis. So basically सबसे पहले जब माइटोटिक सेल डिवीजन एक सेल में स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, उसमें इंटरफेज होगा. इंटरफेस में क्या होगा, इंटरफेस में एक सेल जो है वो खुद को रेडी करेगी फॉर द डिवीजन. सबसे पहले उस इंटरफेस में जो है G1 फेज आएगा जिसमें आरएनए सिंथेसिस वगैरह होगा, सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होना शुरू होंगे. फिर एस फेज आएगा. फिर एस फेज में जो है बेसिकली सेल का जो कंटेंट है सेल में जो है डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा एंड वो उसका कंटेंट जो है वो डबल हो जाएगा. और उसके बाद फिर से G2 फेज आएगा जिसमें फर्दर फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनल्स होगी, ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होंगे, आरएनए पार्टिकल्स बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे जो बेसिकली सेल को जरूरत लगेगी फॉर द सेल डिवीजन. और फिर जो ही ये आई फेज खत्म होगा उसके बाद एक दूसरा फेज आएगा जिसको हम कहते हैं एम फेज. और फिर एम फेज में सबसे पहले इस सेल का जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और फिर जो ही इस सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस में फॉर्म होगा फिर इवेंचुअली इसका जो साइटोप्लाज्म, इसका सेल वॉल साइटोप्लाज्म कंटेंट है ये भी डुप्लीकेट करेगा और फिर इवेंचुअली कन्वर्ट होगा इनटू टू डॉटर सेल्स. पहले मुझे इतना बताओ मालिनी, इतना क्लियर हुआ?
Okay, now karyokinesis. So basically it is a nuclear dividing phase. इसमें जो है as I told you कि karyokinesis में सेल का जो न्यूक्लियस होता है that divides and it is divided into three phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase. नाउ फर्स्ट इज व्हाट वी कॉल्ड प्रोफेज. सो प्रोफेज में सबसे पहले क्या होगा, तो जब आप देखो अब ये डॉटर मदर सेल है, ठीक है, हेयर यू विल सी दिस इज अ मदर सेल, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और इसके अराउंड बाकी ऑर्गेनल्स हैं. नाउ इस मदर सेल को क्या करना है, अब इस मदर सेल में सेल साइकिल स्टार्ट हो गया, इंटरफेज आ गया, सेल का जो जीनोम है वो भी डुप्लीकेट हो गया, जीनोम डुप्लीकेट हो गया. इसमें जो है सेल में इसमें ऑर्गेनल्स वो भी डुप्लीकेट हो गए, इसमें जो है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वो भी जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो भी डुप्लीकेट हो गया, इसमें वो भी डुप्लीकेट हो गया. अब इवेंचुअली इस सेल को जो है डिवाइड करना है इन, और इसमें अब स्टार्ट होगा एम फेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, उसमें प्रोफेज. नाउ देखो अब प्रोफेज में होगा क्या, ये जो ये मदर सेल है इसमें सबसे पहले प्रोफेज में जो है इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द माइटोटिक डिवीजन जिसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन अकर होती है. It is the longest phase of cell cycle, basically of the mitotic division. So basically जो mitotic phase है, it is divided into prophase, anaphase, metaphase and telophase. और prophase जो है इन चारों फेज में सबसे longest phase है. अब इस फेज में होता है कि सबसे पहले कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन अकर, जो ये क्रोमोसोम होता है इसकी कंडेंसेशन अकर होती है, जो ये क्रोमेटिन सिंगल स्ट्रक्चर्ड ये स्ट्रैंड होता है इसकी कंडेंसेशन अकर होती है. Initiation of spindle fiber formation takes place. Spindle fibers are made up of tubulin proteins. और यहाँ पे जो पोल ऑफ सेल होती है वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू होते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स जो याद रखना ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं. दिस हैज बीन आस्क्ड इन एम्स, इट हैज बीन आस्क्ड इन एएमयू. तो याद रखना कि ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली बनना कब स्टार्ट करते हैं एक सेल में, जब उसमें माइटोटिक डिवीजन आता है. माइटोटिक डिवीजन का जो ही प्रोफेज स्टार्ट होती है सबसे पहले वहां पे क्या होता है, वहां पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन अकर होती है, वहां पे इनिशिएशन ऑफ, और दूसरे स्टेप में वहां पे स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू होते हैं. और स्पिंडल फाइबर्स याद रखना वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं. सेल जो है वो डुप्लीकेट करती है सेंट्रियोल्स, और डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. और ये जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुए हैं ड्यूरिंग द इंटरफेज वो भी अब अपोजिट पोल्स, यानी एक जो सेंट्रियोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ जाना शुरू करेगा और दूसरा सेंट्रियोल जो है वो साउथ पोल की तरफ जाना शुरू करे, और जो इस सेल में के अराउंड जो भी डुप्लीकेटेड ऑर्गेनल्स है वो डिसअपियर होना शुरू होंगे. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द प्रोफेज. सो प्रोफेज में याद रखना नीट एग्जामिनेशन के लिए इसमें तीन चीजें अकर होती है. सबसे पहले इसमें जो है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर स्टार्ट होती है, क्रोमेटिन फाइबर जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होते हैं जो बेसिकली बनते हैं टुवर्ड्स द पोल्स. यहाँ पे देखो स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो गए, और उसके बाद जो सेंट्रियोल जो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स है वो भी स्टार्ट करते हैं मूव करना टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स. एंड ऑल्सो जो इसमें ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल साइकिल के ऑर्गेनल्स हैं जैसे ईआर है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, या जो भी वहाँ पे ऑर्गेनल्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वो डिसअपियर होना शुरू होंगे. उसके बाद प्रोफेज के बाद अब आप मेटाफेज एनाफेज में उन ऑर्गेनल्स को अगर आप किसी प्रोफेजिक सेल को, अगर आप प्रोफेज वाली सेल को, अगर कोई सेल है वो माइटोटिक डिवीजन के प्रोफेज में, अब अगर आप क्या करोगे, आप वेट करोगे जब ये सेल प्रोफेज खत्म होने के बाद किसमें जाएगी, मेटाफेज में. और फिर जब आप मेटाफेजिक सेल को देखोगे ना माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको इसमें ऑर्गेनल्स नजर आएंगे नहीं. और फिर अब वेट करोगे कब मेटाफेज खत्म होगा, आप एनाफेज में जाओगे, और फिर जब आप फिर से एनाफेज की सेल जो है अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे तो वहां पे भी आप लोगों को ऑर्गेनल्स मिलेंगे नहीं. और फिर जब टीलोफेज होगा, आप वेट करोगे अब टीलोफेज होने को, और टीलोफेज के एंड पे जो है जो ऑर्गेनल्स है इस सेल में वो रिअपेयर होना शुरू होंगे. सो बेसिकली मेटाफेज और एनाफेज की सेल में आप लोगों को कभी भी ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे नहीं. क्यों? क्योंकि वो प्रोफेज के इनिशिएशन पे ही डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं. Now
Here is the metaphase. अब देखेंगे मेटाफेज में क्या क्या होता है. स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू ईच क्रोम. पहले मुझे बताओ मालिनी, इतना समझ आया? मालिनी इतना समझ आया? प्रोफेज तक समझ आया? कहीं पे कोई डाउट या कंफ्यूजन? ओके, जस्ट a sec. Okay, now is the metaphase. So spindle fibers attached to each chromosome. अब इसमें क्या होगा देखो, अब जो प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू हुए थे ना, जो ये स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू हो गए ना, अब वो क्या करेंगे, वो रिस्पेक्टेड क्रोमोसोम्स को अटैच होंगे. दे विल अटैच टू द क्रोमोसोम. जो स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स है, जो इनका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिससे आपस में जुड़े होते हैं, तो उसको जो है स्पिंडल फाइबर्स अटैच होना शुरू होंगे. बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम एंड मेटाफेज इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम. क्यों? क्योंकि इसमें सारे क्रोमोसोम जो है वो अलाइंड होते हैं एट द इक्वेटर. इसमें जो सारे क्रोमोसोम्स वो अलाइंड होते हैं एट द इक्वेटर. दैट्स वाई इसको बेस्ट फेज कंसिडर किया जाता है टू स्टडी द क्रोमोसोम. अगर आपको क्रोमोसोम का नंबर देखना है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखना है, क्रोमोसोम्स की फिजिकल अपीयरेंस देखनी है, इट इज़ द बेस्ट फेज टू स्टडी. क्यों? क्योंकि इसमें सारे क्रोमोसोम्स जो है वो अलाइंड होते हैं एट द इक्वेटर. Now, two sister chromatids held together by centromere line up at the center of the cell within. अब इसमें टू सिस्टर्स chromatids held together by centromere line up at the center of the cell with which one chromatid attached by its kinetochore to spindle fibers form one pole. It is the best way to study the number structure of chromosome as well as the chromosomes are in condensed form and line up at the center. जैसा मैंने आप लोगों को कहा, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब क्योंकि प्रोफेज में क्या हुआ था, रिमेंबर प्रोफेज में जो है क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिन फाइबर्स, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है इसकी कंडेंसेशन होना शुरू हो गई थी और इसने जो है दूसरे क्रोमेटिन के साथ ज्वाइन करके अपनी सिस्टर क्रोमेटिड के साथ ज्वाइन करके क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर अडाप्ट किया था. अब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर इसको हम क्रोमेटिन नहीं कहते, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं. whenever there are two sister chromatids attached to each other at the centromere, तो तब जाके हम उनको क्रोमेटिन या क्रोमेटिन फाइबर्स नहीं कहते, तब हम उनको क्रोमोसोम्स कहते हैं. तो अब ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, दे गेट अलाइंड एट द पोल. ये पोल पे जो है अलाइन होते हैं. It is the best way to study the number of as I told you, it is the best phase to study the number and structure of chromosome as well as chromosomes are condensed form and they line up at the center. And this is also the best phase to study the number of chromosome structure and इनकी appearance. क्यों? क्योंकि वो line up होते हैं at the center. Also दो chromatids जो है वो join होते हैं together, जिसकी वजह से आप इनकी morphology structure वगैरह अच्छे से देख पाते हो. सो मेटाफेज में कुछ नहीं होता. सिंपली मेटाफेज में जो है स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं टू ईच क्रोमोसोम. स्पिंडल फाइबर्स वो अटैच्ड होते हैं टू ईच क्रोमोसोम. बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स. इसमें जो आप क्रोमोसोम्स की मॉर्फो एंड ऑल्सो दिस हैज बीन आस्क्ड नीट व्हिच फेज इज द कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम एंड योर आंसर शुड बी द मेटाफेज. इट इज द बेस्ट फेज टू स्टडी एंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. ये भी याद रखना. Now there is anaphase.
स्प्लिंटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर्स आकर विच कॉज सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड। सो बेसिकली एनाफेज में क्या होता है, अब ये जो सेंटर पे अलाइंड क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम, अब उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगी, और जो ये सेंट्रोमेयर के पास ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, अब ये आराम से सेपरेट हो जाएंगी, और सेपरेट करके टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव पोल्स में चली रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगी। सो याद रखना एनाफेज में कुछ नहीं होता, ये जो सेंटर अलाइंड क्रोमोसोम्स होते हैं उसके सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो आपस में सेपरेट होना शुरू करती हैं, और वो सेपरेट होने के बाद मूव करना शुरू करती है टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल्स। नाउ देयर कम्स द लास्ट फेज, जिसको हम टीलोफेज कहते हैं। अब टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में जो है डिकंडेंसेशन एंड लूजन टू रीच द क्रोमोसोम जो है वो डिकंडेंस हो जाएंगे। पहले उनमें क्या हो गई थी, कंडेंसेशन हो गई थी, जिसकी वजह से वो क्रोमेट जो है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन अब वापस से क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो जाएंगे, डिकंडेंस, वापस से क्रोमेटिन फाइबर्स की शेप अडाप्ट करेंगे, और उसके बाद जो है जो ही अब ये लूजन होना शुरू करेंगे तो इनके अराउंड जो है न्यूक्लियर एनवेलप वापस से बनना शुरू हो जाएगा अराउंड द क्रोमेटिन। वहां पे जो है न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होने, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप होना शुरू करेगा। न्यूक्लियस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म, और जो ऑर्गेनल्स पहले प्रोफेज में डिसअपेयर हुए थे वो अब इस टीलोफेज में रिअपेयर होना शुरू होंगे। तो टीलोफेज में फिर दो चीजें होती, टीलोफेज में एग्जैक्टली अपोजिट टू द प्रोफेज होता है। याद रखना प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में जो ऑर्गेनल्स डिसअपेयर हुए थे, उसमें जो ऑर्गेनल्स उसके बाद आपको दिखेंगे नहीं सेल में, लेकिन टीलोफेज में क्या होता है, ऑर्गेनल्स रिअपेयर होते हैं, और उसके बाद जो है जो प्रोफेज में क्या हो गया था, प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स हुए थे इनटू द क्रोमोसोम, और टेलोफेज में क्रोमोसोम्स की डिकंडेंसेशन होगी और वो लूज होंगे फ्रॉम द ईच साइड। ना उसके बाद अब न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। अब देखो क्या होगा इस सेल में, अब इस सेल में क्या होगा कि इसमें इसके अंदर दो न्यूक्लियसेस होंगे जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होगा इक्वली। अगर इसमें 2n जेनेटिक मटेरियल है, इसमें भी 2n जेनेटिक मटेरियल होगा, और इसमें ऑर्गेनल्स भी डबल होंगे, जैसे 2 ER होंगे, इसमें जो है 2 गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस होंगे, इसमें 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होंगे। और अब इसके बाद क्या होगा, अब इसमें जो है अब इसका ये जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाला जो वो इवेंचुअली डिवाइड करेगा, सो दैट अब ये दो डॉटर सेल्स में जो है डिवाइड हो सके। सबसे पहले इसमें फारोफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अगर देखो अब सेल डिवीजन प्लांट सेल में भी होता है, सेल डिवीजन एनिमल सेल में भी होता है। प्लांट सेल में जो है ये अलग सेल डिवीजन होता है, एनिमल सेल्स में जो ये अलग से डिवीजन होता है। सो बेसिकली प्लांट सेल में क्या होगा, सॉरी पहले एनिमल सेल में जो फारो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। देखो फॉर एग्जांपल दिस इज एनिमल सेल, अब इसमें ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हुए, न्यूक्लियस डुप्लीकेट हो गया, अब इसकी सेल मेम्ब्रेन को डिवाइड करना है, तो बेसिकली इसमें फारो फॉर्मेशन और वो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड होती है, जिससे इवेंचुअली एक सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड होती हैं। सो दिस इज हाउ द फारो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहाँ बाहर से वो अंदर की तरफ आएगा और सेल जो है वो इवेंचुअली डिवाइड होगी इनटू 2 डॉटर सेल्स। लेकिन अब क्या होता है, एनिमल सेल्स में फारो फॉर्मेशन होती नहीं है, सॉरी प्लांट सेल्स में फारो फॉर्मेशन होती नहीं। प्लांट सेल्स में क्या होता है, उसमें गोल्गी वेसिकल्स जो होती हैं वो फ्रेगमेंटोप्लास्ट फॉर्म करती हैं, विच इज फर्दर रिप्रेजेंटेड बाय मिडल लेमिना। तो बेसिकली क्या होता है कि इनमें जो है ये फारो फॉर्मेशन होगी, अब लेकिन इनके मेम्ब्रेन को भी डिवाइड करना है, तो इन सेल्स में क्या होता है कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो सक्रीट करते हैं वेसिकल्स, उनको हम कहते हैं फ्रेगमेंटोप्लास्ट, और ये फ्रेगमेंटोप्लास्ट है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ग्रो करती है और इवेंचुअली सेल को डिवाइड करती है इनटू 2 डॉटर सेल्स। और फिर आगे चल के जब ये दोनों डॉटर सेल्स डिवाइड हुई, ये फ्रेगमेंटोप्लास्ट जो है कन्वर्ट किया जाता है इनटू मिडल लेमिना, इसको हम फिर मिडल लेमिना के नाम से जानते हैं, और इवेंचुअली ये प्लांट सेल भी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। तो याद रखना एनिमल सेल में फारो फॉर्मेशन होती है विच ग्रोज फ्रॉम आउट
आउटसाइड टू इनसाइड, लेकिन प्लांट सेल्स में ऐसा होता नहीं है। उनमें क्या होता है, उनमें फ्रेगमेंटोप्लास्ट बनता है, और वो कहाँ से बनता है, दैट फॉर्म्स फ्रॉम द गोल्गी वेजिकल्स। और फिर फर्दर जब आगे चल के, और वो फ्रेगमेंटोप्लास्ट जो है वो अंदर से बाहर यानी मिडल ऑफ द सेल से आउटसाइड द सेल ग्रो करता है, और फिर इवेंचुअली ये डिवाइड करता है डॉटर सेल को इनटू एक मदर सेल को इनटू टू डॉटर सेल्स। और यहाँ पे जो है ये जो ये सेल है अभी इवेंचुअली डिवाइड होती है इनटू टू डॉटर सेल्स, और हर डॉटर सेल में एक एक न्यूक्लियस आता है और रेस्पेक्टिव बराबर न्यूक्लियसेस आते हैं। और सिंस इट वाज माइटोसिस, अगर ये मदर सेल 2n थी तो ये डॉटर सेल्स भी 2n होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हुआ, और फिर इवेंचुअली दोनों डॉटर सेल्स को इक्वली अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और ऑर्गेनेल्स भी बराबर मिले। लेकिन अब क्या होता है कभी कभार कि एक सेल जो है वो डिवाइड तो करती है माइटोटिकली, वो दो न्यूक्लियस तो बनाती है, उसमें कैरियोकाइनेसिस तो होता है, लेकिन उनमें साइटोकाइनेसिस होता नहीं है। तो उस कंडीशन में, उन प्रोसेसेस में, उस कंडीशन में क्या होता है कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियसेस होते हैं, और उस मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन को हम सिंशियम कहते हैं। जैसे एंडोप्लाज्म ऑफ कोकोनट में होता है, वहाँ पे सिंशियम कंडीशन होती है। जो कोकोनट वाटर होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है, जहाँ पे सेल जो है वो डिवाइड तो करते हैं, लेकिन उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता नहीं। ये आप पढ़ोगे इन द प्लांट रिप्रोडक्शन। नाउ मान ली, टेल मी, इतना क्लियर हुआ